चलिए, शेयर बेस्ड पेमेंट में आपका है इंड एस 102। अब कभी भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंड एस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो ये सभी कंपनीज जो हैं इंड एस के अंडर आती हैं। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, साल 2022 की। इन सभी पे अलग अलग सालों में एप्लीकेबल किया गया है, 2017 में, 2018 में, 2019 में। कई बार इन एप्लीकेबिलिटीज को डेफर भी किया गया है एक एक साल द्वारा। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में 2019 में एप्लीकेबल था, लेकिन आईआरडी ने कहा कि अभी नहीं करेंगे, 2020 में करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको डेट्स नहीं बताई बिकॉज डेट्स आर नॉट रेलेवेंट। 2022 में जिस साल में हम खड़े हुए हैं, उस साल में कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर इंड एस लगता है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है कि 2018 में किस पे लगा था, 2019 में किस पे लगा था, आज किस पे एप्लीकेबल है, वो बात हमने समझ ली। जिन पे इंड एस एप्लीकेबल है उन्हें इंड एस में ही रिपोर्टिंग करनी है, जिन पर नहीं एप्लीकेबल है उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेंगे, आपके कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 के हिसाब से। हमने बात की थी कि टोटल आपके 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज तक बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 5 विदड्रॉ कर लिए गए हैं और 27 हमको पढ़ने हैं। इंड एस टोटल आज तक कितने नोटिफाई किए गए हैं, 41। कौन नोटिफाई करता है इंड एस, कौन नोटिफाई करता है, गुड, एमसीए नोटिफाइज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हु रिकमेंड्स, एनएफआरए। इंड एस कौन रिकमेंड करता है, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इट्स अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर व्हिच हैज बीन मेड टू रिकमेंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एज वेल एज आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एनएफआरए तो अभी 2018 में बना है, इससे पहले के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब किसने रिकमेंड किए हैं, आईसीएआई ने। आर यू क्लियर ऑन दिस? ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बर्ड आई व्यू लेना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर क्या है, किस हिसाब से पूछा जाता है, तो देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तब तक सॉल्व नहीं होंगे until and unless you have mastered in theory। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, मार्क्स। ठीक है, एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछा गया है, तो जब भी इसका कोई क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आता है, मिनिमम 5 मार्क्स के लिए एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, साल 2015 से लेके अगर मैं 2020 तक का एनालिसिस करूं, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो, एक बार भी किसी भी अटेम्प्ट में मिस नहीं किया गया है। एवरेज मार्क्स 8 हैं। अब आपको लग रहा होगा इतने कम मार्क्स क्यों हैं, इससे बढ़िया तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लें। बट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एवरेज मार्क्स 33 हैं, तो वहां पे कंटेंट देखो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, वहां आपको 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, यहाँ एक अकेला इंड एस और उसके क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स देकर जाएंगे। सही बात है, तो इस हिसाब से पहले ये चैप्टर उठाया गया है, जो इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। यस, ठीक है, आता है वो, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट। सबसे पहले पेमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल, जब आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एक एक चीज हम पढ़ेंगे। पेमेंट, पेमेंट इज
when you purchase something from someone, then you compensate that person in form of cash or any other type of consideration. That means your payment. ठीक है, अगर आपने किसी से सामान लिया है, either you must have purchased goods या फिर आपने परचेज की होगी सर्विसेज। अगर आपने ये परचेज किया है तो ये आपको तभी मिलेगा जब आपने उसको पेमेंट किया है। इन नॉर्मल पैरेलेंस पेमेंट ऑल्सो मीन्स कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन कैश में ही होनी चाहिए? इज देयर एनी कंपल्सरी प्रोविजन की कंसिडरेशन आपकी कैश में होनी चाहिए? नो। Consideration can be in form of anything, be it cash or any other form in which you want to compensate the person. Yes, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ चुके हैं कंसिडरेशन किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, सो दैट इज फॉर योर गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे आप एग्जाम्पल लो। लेट सपोज यू आर मिस्टर ए, या मिस्टर ए को रहने देते हैं हम। देयर इज अ कंपनी A Limited. A Limited wants to manufacture something. ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करना चाहती है तो इसने मशीनरी ऑर्डर की है। क्या ऑर्डर की है? मशीनरी। मशीनरी परचेज करने के लिए इसे क्या देना पड़ा होगा? कैश। क्या ये बात सही है? मशीनरी परचेज करने के लिए इसे कैश देना पड़ा होगा। दिस इज नोन एज पेमेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग, what do you understand by share based payment? शेयर बेस्ड पेमेंट का क्या मतलब है? ओके, और कोई गेस? बताओ। देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट से हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि शेयर्स में पेमेंट करना। ठीक है, किसको पेमेंट करना? तो यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज होती हैं वो आप देखो। मैं बात कर रही हूं कंपनी की। कंपनी इज योर पार्टी नंबर 1। ऑपोजिट साइड में कौन कौन हो सकता है? इट कुड बी सप्लायर्स जो आपको सामान देते हैं। इट कुड बी योर एम्प्लॉइज एंड इट कुड बी अदर एंटिटीज। अदर एंटिटीज ये कौन है? आपकी पार्टी नंबर 2। इनमें से कोई भी हो सकता है। आप इनसे या तो गुड्स ले रहे होंगे या फिर सर्विसेज ले रहे होंगे। या गुड्स लिया होगा या सर्विस लिया होगा। सप्लायर से क्या लेते हो? गुड्स। एम्प्लॉइज आपको क्या देंगे? सर्विसेज। एम्प्लॉय कभी आपको कोई सामान दे सकते हैं क्या? नहीं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको क्या देंगे? सर्विसेज। तो इस सिचुएशन में जब आपने इसे गुड्स और सर्विसेज ली हैं तो आप इनको कॉम्पनसेट करोगे। क्या करोगे? कॉम्पनसेट करोगे। दिस कॉम्पनसेशन can be in various ways. कॉम्पनसेशन नंबर 1, आप कैश में कॉम्पनसेट कर सकते हो।
right? You can compensate in shares. Now there is a third point. You can compensate in cash on the basis of share price. क्या ये बात आपको समझ में आई? 3 तरीके से आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। पहला तरीका है, आपने कोई सामान लिया, सामान के बदले कैश दे दिया, बात खत्म हो गई वहीं पे। दूसरा तरीका है, आपने सामान लिया और सामान के बदले में शेयर इशू कर दिए। क्या हमने ये कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा है? इशूइंग कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम वेंडर को शेयर इशू कर देते थे, याद आ रहा है आपको? ये सेकेंड पॉइंट वही है। थर्ड पॉइंट है कैश ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं तुमको कैश दूंगा, लेकिन किसके बेसिस पे दूंगा? शेयर प्राइस के बेसिस पे। हाँ, ठीक है। तो ये थर्ड वाला आपका ये है, मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम्हारे सामान का पैसा मैं तुमको दूंगा 30 जून को। कब दूंगा? 30 जून को। 30 जून के दिन जो मेरे शेयर की प्राइस होगी उस हिसाब से मैं तुमको पेमेंट करूंगा। बात समझ में आ गई? तो आपने दो चीजों को लिंक कर दिया, कैश को भी और शेयर प्राइस को भी। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? अभी पहले अपना ये पूरा इंडेक्स खत्म हो जाए, फिर अपने आप सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? वेट करो तब तक। चलो, अब अगली बात हम डिस्कस करेंगे, इस इंडेक्स की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दो चीजें आप परचेज कर सकते हैं जब भी आप डील करेंगे। या तो आप डील करेंगे गुड्स के केसेस में, या फिर आप डील करेंगे सर्विसेज के बेसिस पे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा, मान लो आपकी कंपनी में आपको लैपटॉप्स की जरूरत है, आपने वेंडर को ऑर्डर दिया कि मुझे 100 लैपटॉप्स चाहिए। कितने चाहिए? 100 लैपटॉप्स। 100 लैपटॉप्स की वैल्यू आपको पता है? गुड्स के केस में इट इज इजी टू डिटरमाइन वैल्यू of the goods obtained। गुड्स के केस में आपको ये पता होता है कि आपको कितना सामान मिला। लैपटॉप के केसेस में आपको पता है 100 लैपटॉप हैं, एक लैपटॉप अगर 70,000 का है तो 100 लैपटॉप कितने के होंगे। ठीक है, आपको इजी बेसिस पे पता है। बट इट बिकम्स डिफिकल्ट इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज के केसेस में आप कैसे सर्विसेज को वैल्यू कर सकते हो? करेक्ट। आप एक अगर मान लो एक वेडिंग प्लानर भी होता है, एग्जाम्पल लो, एक वेडिंग प्लानर है, आपको क्या लगता है वो हर शादी का सेम अमाउंट चार्ज करता है? नो। ठीक है, इट डिपेंड्स। सो सर्विसेज के केसेस में देयर इज नो फिक्स्ड वैल्यू। जब देखो, आपके इंडेस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू ही क्यों किए जाते हैं? ताकि आपको एक आइडिया दे सके, है ना? जहां पे कंफ्यूजन का सिनेरियो है, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन का सिनेरियो है, हमें नहीं पता कैसे इसको डिटरमाइन करें, तो वहां पे आपको कहा जाता है कि अब आप इंडेस का यूज करो। जैसे इंडेस आपको बोल रहा है, आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। बात समझ में आई? सो
it becomes necessary to follow Ind AS. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप लिख लेना, ताकि आपको जब आप रिवाइज करो तब याद रहे कि मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था। लैपटॉप के केसेस में इट इज वेरी इजी कि आप पता कर सको वैल्यू क्या है। और यहाँ पे वेडिंग प्लानर का अगर आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर जगह अलग अलग होता है। ऑल्दो वेडिंग प्लानर इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर इंडेस, बट स्टिल सर्विसेज के केस में कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो सकता है ये जानना भी जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? चलो, अब अगली चीज देखो, शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब समझा दिया, क्यों जरूरी है वो समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम किस तरीके की पार्टी से डील करने वाले हैं? सप्लायर, आपके एम्प्लॉइज या अदर एंटिटीज। ठीक है, मतलब गुड्स से रिलेटेड भी है और सर्विसेज से रिलेटेड भी है। तो इस चैप्टर में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं? टू बी कवर्ड, नंबर वन थिंग is your meaning. मीनिंग कवर करेंगे। नेक्स्ट थिंग, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट थिंग में आपका आएगा इसॉप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस पढ़े थे ना हमने, यहाँ पे हम एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के लिए शेयर्स देते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, राइट? तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, चौथी चीज हम करेंगे मेजरमेंट। किस तरीके से हमें मेजर करना है, कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ, वी विल डू रिकॉग्निशन। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो करना है, रिकॉग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस का फॉर्मेट यही रहता है, मीनिंग, और उसके बाद में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन। एंड लास्टली वी विल रीड अबाउट डिस्क्लोजर्स। कई बार आपके सरप्राइज एलिमेंट्स में डिस्क्लोजर्स पूछ लिए जाते हैं। व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 102, क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। एंड इसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे आपके अकाउंटिंग पे, जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो ये अब हमारा आउटलुक रहेगा कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, कल हम अपना इसॉप और शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? चलिए, सबसे पहली चीज, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है मीनिंग, यहाँ पे कवर क्या किया जा रहा है। ठीक है, सो इट कवर्स, इंड AS 102 कवर्स ऑल शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, covers all share based transactions entered by entity
with थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ में अगर आप शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहे हैं तो ये आपका इंड एस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्यों एंटर कर रहे हैं? बाय वर्च्यू ऑफ receiving goods and services। की वजह से, अगर आप इसको नॉर्मल इंग्लिश की तरह देखेंगे तो वाइसेस एंड वर्च्यूज का मतलब अलग होता है, और अगर आप सेंटेंस फ्रेमिंग में देखेंगे तो की वजह से। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ। हाँ हाँ, की वजह से। ठीक है, और नॉर्मल इंग्लिश में वर्च्यू का मतलब होता है कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज यू आर हैविंग, एंड वाइसेस का मतलब होता है द बैड एंड नेगेटिव हैबिट्स यू आर हैविंग। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। कल मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में बताया था कि मतलब क्या होता है। आज हम यूज करेंगे जो इंड एस में लिखी हुई है लैंग्वेज, वो। नंबर 1, नंबर 1 है आपका इक्विटी सेटल्ड नंबर 2 कैश एंड नंबर 3 कौन बताएगा? बताओ। शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस विद द कैश सेटलमेंट, राइट? विद कैश ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यहां पे आगे ये लिख लेना, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन, शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन एंड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव। इतना लिख लिया हमने। अब हम जरा यहां ध्यान देंगे, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या? रुक जाओ, बता रही हूँ। सबसे पहला हमारा क्या है? इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या? आपने किसी सप्लायर से, किसी थर्ड पार्टी से 10 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। कितने के? 10 लाख रुपए के। आपने बदले में उसको क्या इशू किए? शेयर्स। डायरेक्टली आपने शेयर्स इशू कर दिए। सो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ आपका? इक्विटी सेटल्ड। ठीक है, दिस इज योर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन का मतलब होता है आपने किसी से 10 लाख रुपए का सामान लिया और आपने उसको कहा कि मैं तुमको पेमेंट कैश में करूंगा, लेकिन वैल्यू बेसिस होगा मेरे शेयर्स के ऊपर। मेरे शेयर की वैल्यू जितनी होगी उस टाइम, उतना कैश मैं तुमको दे दूंगा।
वापस से इस चीज को समझो। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मैंने, ये है मेरी कंपनी, कंपनी ने एक थर्ड पार्टी, ठीक है, देयर इज अ थर्ड पार्टी, उनसे सामान खरीदा। क्या खरीदा? सामान, गुड्स। गुड्स कितने का खरीदा? ₹10 लाख का। 10 लाख का जब सामान खरीदा तब इनको कहा कि मैं आपको पेमेंट करूंगा कैश में, लेकिन आपको कैश कितना मिलेगा? मेरे 1000 शेयर्स की वैल्यू 30 अप्रैल को जितनी होगी उतना मैं आपको कैश पेमेंट कर दूंगा। बात समझ में आई? पहली सिचुएशन में मैंने आपको कहा था सीधे 1000 शेयर्स दे दो, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, दैट इज इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट सिचुएशन में आप देंगे क्या? कैश। लेकिन कितना कैश देंगे? दैट डिपेंड्स ऑन आपके स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। कौन से दिन की, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से दिन की वैल्यू हम लेते हैं। कैश सेटल ट्रांजैक्शन समझ में आ गए। अब तीसरी बात जो हम कर रहे थे वो कौन सी बात कर रहे थे? शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन विद कैश अल्टरनेटिव, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, आप ऑप्शन देते हैं सामने वाले को कि शेयर्स में पेमेंट ले लो, लेकिन यू हैव चॉइस कि आप इसको कैश में भी कन्वर्ट करा सकते हो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ अबव टू, ऊपर वाले दोनों का मिक्सचर है कि आप चाहें तो शेयर्स में भी पेमेंट ले सकते हैं और चाहें तो थोड़ा आप कैश ऑल्टरनेटिव भी है आपके पास में, कैश चाहिए तो कैश भी ले लो। ये सभी आपका किसमें इंक्लूड होगा? इंड AS 102 में। बात समझ में आ गई? अब हम एक बार डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। डेफिनेशन में एक है गुड्स, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होगा? तो लिखो, गुड्स मीन्स any consumable property plant and any other non financial asset, ये सब का सब आपके गुड्स में इंक्लूड हो जाएगा, ये सब का सब आपके गुड्स में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंटेंजिबल असेट can also be counted under goods। इंटेंजिबल असेट भी आप गुड्स के अंदर मान सकते हो, ठीक है। यहां तक की कोई दिक्कत, कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आ रही हो? वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सुपर इजी है। हो गया। अब हमने गुड्स समझ लिया, ठीक। अब हम अगली चीज समझेंगे, एंटिटी, ठीक है। एंटिटी का मतलब क्या, और एंटिटी में और क्या क्या बातें हैं जो हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो, जब हम शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो एक एंटिटी, एक कंपनी
खुद के शेयर इशू कर सकती है, प्लस ग्रुप एंटिटी के भी शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, ग्रुप एंटिटी के भी शेयर इशू कर सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, टाटा मोटर्स की पेरेंट कंपनी कौन सी है? एक ग्रुप कंपनी है ना उनकी, टाटा की। तो टाटा मोटर्स या टीसीएस अपने भी इशू कर सकती है और अपनी ग्रुप कंपनी के भी इशू कर सकती हैं। सेम फॉर आईटीसी, आईटीसी होटल्स, आईटीसी फूड्स, इनका भी है, ये भी अपना बताती हैं। लेकिन ये आईटीसी लिमिटेड जो इनकी ग्रुप कंपनी है उसके भी शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, चलो लिखो, एंटिटी कैन इशू its own equity instrument as well as of its group entity। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, बात क्या हुई यहाँ पे कि आप अपनी ग्रुप एंटिटी का इशू कर सकते हो, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स आर नॉट काउंटेड इन ग्रुप एंटिटी। मतलब आप उनके शेयर इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कर भी रहे हो तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड ओवर हियर। नेक्स्ट पॉइंट, associates and joint venture will not be counted in group entity। सही बात है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब अगली बात देखो, हमने डेफिनेशन में एक एक पॉइंट कवर किया है। सबसे पहले हमने गुड्स की बात की कि गुड्स में क्या क्या आ सकता है। तो आपका प्रॉपर्टी हो गया, जो आपकी अलग प्लांट हो गए, आपकी नॉन फाइनेंशियल कोई एसेट है, आपकी इंटेंजिबल एसेट है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन गुड्स। सर्विसेज में बात करने की जरूरत ही नहीं है, सर्विसेज आर सिंपल। एंटिटी में हमने बात किया कि एंटिटी किसके शेयर इशू कर सकती है, खुद के भी इशू कर सकती है और अपनी ग्रुप एंटिटी के भी इशू कर सकती है, बट एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर आर नॉट काउंटेड। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे। एक पार्टी तो हमेशा शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन में कौन होती है? एंटिटी। और एक होती है दूसरी पार्टी। ठीक है, अब हम उस दूसरी पार्टी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि थर्ड पार्टी। क्या? थर्ड पार्टी। ठीक, सो देखो, the other party in a share based transaction can be anyone like suppliers, employees, any other entity, but shareholders
यहां इसको हाईलाइट कर लो, बट शेयर होल्डर्स आर एक्सक्लूडेड। शेयर होल्डर्स आर एक्सक्लूडेड। इसका मतलब क्या? आप जब भी शेयर्स में डील कर रहे हैं अपने ही शेयर होल्डर्स के साथ में, तो वो चीज शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन के दायरे में नहीं आती, AS 102 के अंडर नहीं आती वो चीज। ठीक है, तो अब आप इसको लिखिए, इसके दो पॉइंट्स हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको ये बात समझ में आएगी। इज ग्रीन विजिबल टू यू? है ना? चलो, एग्जाम्पल 1, if a company issues right shares अब मुझे बताओ, will Ind AS 102 be applicable or not? होगा कि नहीं होगा? हाँ, good. Ind AS 102 will not be applicable because right shares आप हमेशा अपने existing shareholders को देते हो, और shareholders के साथ वाला जो transaction है that is not covered under Ind AS 102. ठीक है, so Ind AS 102 बताती applicable. Now there is a doubt that what if supplier, अगर एक सप्लायर आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो ना, हो सकता है शेयर लेके रख सकता है, तो यहाँ पे बात इस बात की नहीं हो रही है कि कोई आपका शेयर होल्डर है या नहीं, आप उस पर्सन को राइट शेयर्स क्यों इशू कर रहे हो? क्या आपने उससे कोई गुड्स लिए हैं या कोई सर्विसेज लिए हैं? नहीं, कोई सामान नहीं लिया हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, ना ही कोई सर्विसेज ली है, तो वो बस हमारा शेयर होल्डर है, वो सिर्फ हमारी कंपनी में पैसा लगा रहा है, इसीलिए ये शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ही क्या है कि जब एंटिटी किसी से कोई सामान लेती है या सर्विसेज लेती है और बदले में पेमेंट शेयर से करती है या कैश से करती है, पर उसकी वैल्यू शेयर के ऊपर डिपेंड होती है, इसको कहते हैं शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। मतलब कि आपको कुछ सामान लेना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में जो एग्जाम्पल हमें बताया गया, एक सप्लायर है, सप्लायर के पास मान लेती हूँ ए लिमिटेड के ऑलरेडी 1000 शेयर है, मान लेती हूँ मैं, ठीक है। सप्लायर लेकिन इस बात के पैसे नहीं ले रहा आपसे, इक्विटी शेयर नहीं ले रहा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं। उसने आपको जो है मान लो 10 टन मैदा प्रोवाइड किया है। क्या प्रोवाइड किया है? मैदा। वो उस चीज के पैसे आपसे मांग रहा है, तो वहां पे इंड AS 102 एप्लीकेबल होगा। बिना कोई सामान लिए आप बस शेयर बांट रहे हो, तो वहां पे इंड AS 102 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग, सेम फॉर राइट शेयर एंड सेम फॉर बोनस शेयर्स। एग्जाम्पल 2, if company issues बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स भी किसको इशू किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्या ये हमको कोई मैदा, गेहूं, चावल, आटा कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई मशीनरी? कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे, बस शेयर लेके जा रहे हैं।
ठीक है, सो क्या यहाँ पे 102 एप्लीकेबल होगा? हम्म, हाँ, बोनस शेयर्स देखो क्यों देते हैं, मैं आपको बताती हूँ। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिना कुछ लिए हुए। बोनस शेयर्स का भी एक रूल होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं। ठीक, आप उसको अब ये कहना चाहते हो बोनस शेयर इशू कर देंगे, बोनस वोनस कुछ नहीं होता, आप बोल रहे हो कि शेयर इशू कर देंगे बिना पैसे लिए हुए। ठीक है, ऑब्वियसली पैसे क्यों देगा, उसने आपको क्या दे रखा है, सामान दे रखा है। इसको एग्जाम्पल को इस तरीके से देखो, मान लो ये है आपका प्रिय सप्लायर जिसको आप इतनी देर से पकड़ के बैठे हो, ठीक है, ये सप्लायर ए लिमिटेड में ऑलरेडी 1000 शेयर्स होल्ड करता है, ठीक, और ये है वो कंपनी ए लिमिटेड। अब इन्होंने ए लिमिटेड को सप्लाई किया है व्हाट यू कैन से मैदा, ठीक है, मैदा सप्लाई किया है 10 टन। कंपनी को पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब ये कंपनी की इच्छा है कि वो कैसे पेमेंट कर रही है। अगर कंपनी शेयर्स से पेमेंट कर रही है देन 102 इंड एस विल बी एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये बंदा शेयर होल्डर है, इररिस्पेक्टिव, क्योंकि इसको शेयर इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इसने सामान दिया है, फ्री में नहीं दिए जा रहे। ठीक है, तो आप इस बात पे फोकस ना करें कि वो सप्लायर उसके पास शेयर्स हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किसी को शेयर बिना मतलब के दे रहे हैं या कोई सामान और सर्विस खरीदने के बाद दे रहे हैं। ठीक है, इस बात से फर्क पड़ता है। आपका सवाल था कि क्या बोनस शेयर इशू कर दोगे, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, फ्री में शेयर बिना कुछ लिए, तो यहाँ पे भी तो फ्री में ही देने पड़ेंगे ना, क्योंकि सामान तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, पैसे थोड़ी लोगे उससे शेयर इशू करने के, फ्री में दे रहे हो शेयर्स, तब भी इंड एस 102 एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत ही धन्यवाद। चलिए, यहां तक की बातें अब आप लोगों को आई होप कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में। ठीक है, कहाँ पे एप्लीकेबल जो है आपका नहीं होगा, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, अब हम दो जगह और पढ़ेंगे जहां पे आपका इंड एस 102 विल नॉट बी एप्लीकेबल। वो दो जगह क्या है? इंड एस 102 will not be applicable कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, है कुछ आइडिया? ट्रांजैक्शंस covered by transactions covered by Ind AS 103, that is business amalgamation. बिजनेस एमालगमेशन का आइडिया नहीं होगा क्या होता है कुछ आइडिया? कुछ आइडिया है? हम्म, कोई बात नहीं। देखो, बिजनेस एमालगमेशन वर्ड मैंने आपकी समझने के लिए लिखा हुआ है, द वर्ड इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। बट एमालगमेशन वर्ड देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैंने इसलिए लिखा ताकि शायद आपको कुछ याद आ जाए। हाँ, नहीं
राइमिंग वर्ड है तो ऐसा नहीं बोल सकते। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में देखो, एक एंटिटी है ए लिमिटेड और एक एंटिटी है बी लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया, हाँ ठीक है, आप दोनों ने अपना बिजनेस जो है कंबाइन कर लिया, कंबाइन मतलब अमालगमेट कर लिया एक दूसरे के साथ, इसको कहा जाता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या कहा जाता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या हम ये पढ़ेंगे, बिल्कुल आपके सीएफआर के कोर्स में ही है बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि अगर ये एंटिटी है, इसने इसका बिजनेस परचेज किया, तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होंगी, इसकी बुक्स में क्या एंट्री होंगी, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे आप, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स विल बी कवर्ड ओवर हियर। तो जब इसके लिए अलग से इंडेस बना दिया गया है, तो वो चीजें यहाँ 102 में कवर नहीं होंगी। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्या, कोई बात नहीं, बी लिमिटेड ने अपना बिजनेस ए लिमिटेड के साथ अमेलगमेट कर लिया, नेट असेट्स जो बी लिमिटेड की थी वो थी 50 लाख की, कितने की थी, 50 लाख की। अब क्या ए लिमिटेड इसको पैसे नहीं देगा, देगा पैसे, क्यों, क्योंकि ए लिमिटेड इसके बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया था, ठीक है, अपने साथ मिला लिया था, करेक्ट। तो तब व्हाट्सएप को पैसा नहीं मिला था, क्या मिला था, आप लोगों ने सुना होगा, उसको पैसा मिला था। किस हिसाब से पैसा मिलता है, उसके वैल्यूएशन के हिसाब से। अब ए लिमिटेड के ऊपर जिम्मेदारी आई है कि इस 50 लाख रुपए को कैसे चुकाएं, बहुत सारे ऑप्शंस है, पूरा कैश है ना, सिंपल, लो 50 लाख रुपए, लोन ले लिया होगा, कैश दे देंगे। ऑप्शन, शेयर्स में पेमेंट कर देगी ए लिमिटेड अपने, मेरे शेयर्स ले लो, ठीक है, या बोल देगी मेरे डिबेंचर्स ले लो, बोल सकती है, नहीं बोल सकती, पेमेंट ही तो करना है, कैसे भी कर सकती है, 1000 तरीके हैं, कैश वाले से तो हमको मतलब ही नहीं है, डिबेंचर वाले से भी हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को शेयर्स में पेमेंट करती है, तो क्या ये शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन ये 102 में इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अलग से एक इंडेस बना रखा गया है 103 वाला। समझ में आ गई ये बात, चली गई दिमाग में, ठीक है, नहीं, अभी थोड़ा और है, एक पॉइंट और है, हाँ नो, देखो नेक्स्ट थिंग, सिर्फ एक पॉइंट और है यहाँ पे, क्या पॉइंट है, ट्रांजैक्शंस कवर्ड अंडर Ind AS 109, 109 is फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखो कई बार क्या हो सकता है, आप नेट में पेमेंट करना चाहो, नेट में पेमेंट करने का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल्स में, डिफरेंशियल्स मतलब आपने सामने वाले से कोई सामान लिया और कहा इतना सामान मुझे दे दो, बदले में मैं तुमको 3000 शेयर्स इशू कर दूंगा, कितने करूंगा, 3000 शेयर्स। फिर आपने कहा एक डेट डिसाइड कर लेते हैं, 30 अप्रैल, क्या, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को देखेंगे कि जितना सामान तुम्हारा है उसकी वैल्यू और जितने शेयर्स मैं तुमको दे रहा हूं उसकी वैल्यू
दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वो हम सेटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डिफरेंस सेटल कर लेंगे। यहाँ पे ये बंदा शेयर इशू नहीं कर रहा, इसको ध्यान से समझना। देखो, केस नंबर 1 जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, सप्लायर से हमको 10 टन मैदा के मिले और हमने उसको 3000 शेयर्स इशू कर दिए। क्या कर दिए? इशू कर दिए। कोई दिक्कत? दिस इज अ शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर 2, आपने 10 टन मैदा ली, लेकिन आपने शेयर इशू नहीं किए। आपने शेयर इशू नहीं किए, आपने सिर्फ ये कहा है कि 30 अप्रैल को तुम्हारी मैदा का प्राइस मान लेते हैं 1 लाख रुपए होगा और मेरे 3000 शेयर्स का प्राइस मैं उस दिन देखूंगा। मान लो 3000 शेयर्स का प्राइस उस दिन 1,20,000 है 30 अप्रैल को। तो अब डिफरेंस क्या है? बस 20,000 पेमेंट कर देंगे। ठीक है? हाँ, वो जो है इनको डिफरेंस सेटल कर लेंगे। अरे मतलब एग्जाम्पल की बात है, वो डिफरेंस सेटल कर देंगे या ये पेमेंट कर देंगे, जो भी सिचुएशन होगी। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपका किस में हो रहा है? डिफरेंस में। whatever is the difference in value, so this is known as फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो आपके 109 में कवर्ड है, इसीलिए ये आपके 102 में कवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे।